हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने पीएससी परीक्षा में विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के आधार पर इसे तैयार किया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी इकाइयाँ शामिल होती है जिससे प्राकृतिक रूप से हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं और प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। परीक्षा में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, या फिर हमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इन सभी इकाइयों को हमें याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत फसल, पशुपालन, वनोद्योग, लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन, ये सभी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं और इन कच्चे माल का उपयोग द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फसल से लेकर मछली उद्योग तक ये सभी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जबकि खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है परंतु यह उद्योग के अंतर्गत आती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम इकाइयों की बात करें तो विनिर्माण उद्योग, गैस एवं जलापूर्ति, अन्य उद्योग, निर्माण, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती है। आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र, गैस, जलापूर्ति, ये सभी उद्योग हैं और ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती हैं। अगला क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सभी सेवाएं शामिल होती है। सेवा के अंतर्गत जैसे होटल होते हैं, व्यापार, जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण, संचार जैसे टेलीफोन, दूरभाष, ये सभी सेवाएं प्रदान करती है, तो इन्हें तृतीयक श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। लोक प्रशासन, जो सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं जैसे स्टाम्प और डाकघर में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, वह भी तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब हम अगला देखते हैं कि प्रचलित मूल्य या स्थिर मूल्य क्या होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में इन सभी से संबंधित आंकड़े दिए होते हैं, उससे पहले हमें इन सभी चीज़ों को समझना जरूरी है। प्रचलित मूल्य किसे कहा जाता है, तो वर्तमान कीमत के आधार पर जब आकलन की जाती है तो उसे कहा जाता है प्रचलित मूल्य। अर्थात अगर हम वर्तमान स्थिति 2020-21 की बात करें तो 2020-21 में वस्तुओं के जितने मूल्य चल रहे हैं उसके आधार पर अगर हम आकलन करेंगे तो उसे कहा जाएगा प्रचलित मूल्य। आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार अगर हम मूल्य का आकलन करेंगे तो उसे कहा जाएगा स्थिर मूल्य। भारत सरकार के द्वारा 2011-12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है और इसी के आधार पर स्थिर मूल्य का आकलन किया जाता है। अगला हम देखेंगे योगदान और हिस्सा। योगदान और हिस्सा का तात्पर्य होता है किसी राज्य की अगर सकल घरेलू उत्पाद 100 करोड़ है, उसमें से अगर प्राथमिक क्षेत्र से 30 करोड़ प्राप्त होती है तो इसे कहा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 30% है। अगला होता है प्रतिशत वृद्धि, अर्थात प्रचलित मूल्य या फिर आधार मूल्य के आधार पर जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिशत वृद्धि कहा जाता है। तो इन सभी के आधार पर हम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2019-20 के विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी या फिर योगदान क्या है। कृषि और संबंध क्षेत्रों की भागीदारी की बात करें तो वह थी 16.81%, जो कि इन तीनों में सबसे न्यूनतम थी। वहीं अगर उद्योग क्षेत्र के भागीदारी की बात करें तो वह थी 46.19%, जो कि सर्वाधिक थी। परीक्षा में एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक योगदान था। सेवा क्षेत्र की भागीदारी की बात करें तो वह 37% थी। 2019-20 के अनुसार अगर स्थिर भाव में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो कृषि और संबंध क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि 3.31% थी, जो कि इन तीनों क्षेत्रों में न्यूनतम थी। वहीं अगर उद्योग क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वह थी 4.95%, और अगर हम सेवा क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो वह थी 6.62%, जो कि सर्वाधिक थी। प्रतिशत वृद्धि का तात्पर्य है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर स्थिर भाव दिया गया है, अर्थात आधार वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आंकड़ों को हमें याद रखना है। कृषि और संबंध क्षेत्र की भागीदारी 16% थी,
जबकि उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 46% जो कि सर्वाधिक थी। सेवा क्षेत्र की भागीदारी थी 37%। वैसे ही अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो कृषि और संबंध क्षेत्र की वृद्धि थी 3.31%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि थी 4.95% और अगर हम सेवा क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो वह थी 6.62%। ये सभी वृद्धि स्थिर भाव पर थी। अगला हम कृषि क्षेत्र से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए कुछ तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 2019-20 में स्थिर भाव पर वृद्धि हमने देखा कि 3.31% थी। वहीं अगर हम विगत 2012 से 2019 के बीच आंकड़ों पर नज़र डालें तो कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष हुई थी? कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि 2017-18 में हुई थी जो कि ऋणात्मक थी। परीक्षा में इससे 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में किस वर्ष न्यूनतम वृद्धि रही, तो वह थी 2017-18 में। एक अन्य प्रश्न बन सकता है कि किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो दोनों स्थिति में 2017-18 में यह ऋणात्मक रही और न्यूनतम भी रही। वहीं अगर कृषि क्षेत्र में 2012-13 से 2019-20 के मध्य में वृद्धि दर के औसत की बात करें तो वह थी 4.99%। औसत भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है कि 2012-13 से 2019-20 के बीच औसत वृद्धि 4.99% थी। वहीं अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में 2019-20 में स्थिर भाव में वृद्धि थी 4.95%। अगर उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो वह 2014-15 में थी जो कि 1.55% थी। यह वृद्धि दर भी ऋणात्मक थी। इस वर्ष को हम याद रखना है। उद्योग क्षेत्र में 2014-15 में वृद्धि दर न्यूनतम रही थी और वह ऋणात्मक भी रही थी। वहीं अगर उद्योग क्षेत्र में 2012-13 से 2019-20 के बीच औसत वृद्धि की बात करें तो वह थी 5.42%। अगला हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि थी 6.62%। अगर हम सेवा क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो वह थी 2014-15 में। सेवा क्षेत्र में 2012-13 से 2019-20 के बीच औसत वृद्धि दर की बात करें तो वह थी 6.52%। तो इन सभी आंकड़ों को हम याद रख। उद्योग क्षेत्र में यह थी 5.42% और अगर कृषि क्षेत्र में औसत देखें तो वह थी 4.99%। अगला हम देखते हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम स्थिर भाव पर देखें तो वृद्धि दर 5.32% थी। वहीं अगर हम 2012-13 से 2019-20 के बीच औसत वृद्धि दर की बात करें तो वह है 5.58%। 2019-20 में अगर हमें स्थिर भाव पर वृद्धि दर पूछा जाए तो वह थी 5.32% और अगर हमें पूछा जाए कि 2012-13 से 2019-20 के बीच औसत वृद्धि दर कितनी थी तो वह थी 5.58%। स्थिर भाव के बाद हम प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि थी 12.10%। वहीं उद्योग क्षेत्र में 5.5% थी और सेवा क्षेत्र में थी 9.34%। ये सभी प्रचलित भाव पर हैं। प्रचलित भाव पर यदि सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा या फिर योगदान की बात करें तो कृषि क्षेत्र में 22.07% योगदान है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 41.08% है। वहीं अगर सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो वह है 36.85%। अगला हम देखते हैं राज्य आय। अगर स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पूछा जाए तो वह थी 5.32%। वहीं अगर प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि पूछा जाए तो वह है 8.26%। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति की वृद्धि 7.72% थी। राजस्व प्राप्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक होती है गैर कर राजस्व और दूसरी होती है कर राजस्व। अर्थात कर से जो हमें राजस्व प्राप्त होता है उसे कर राजस्व कहा जाता है और कर राजस्व को छोड़कर अन्य सभी स्रोतों से जो हमें राजस्व प्राप्त होती है उसे गैर कर राजस्व कहा जाता है। अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो वह वृद्धि हुई थी 7.72% और इस राजस्व प्राप्ति में अगर हम गैर कर राजस्व की बात करें अर्थात कर को छोड़कर अन्य सभी स्रोतों से जो राजस्व प्राप्त हुई उसमें वृद्धि 9.55% थी। सरकार को जो राजस्व प्राप्त होती है उसमें सर्वाधिक योगदान कर राजस्व का होता है। कर राजस्व के रूप में जितने भी कर होते हैं जैसे कि जीएसटी, इन सभी से जो राजस्व प्राप्त होती है उसका सर्वाधिक योगदान होता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 63.76% राजस्व कर राजस्व से प्राप्त होता है। वहीं अगर हम गैर कर राजस्व की बात करें तो गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता अनुदान प्राप्त होती है उसके रूप में होती है। ये सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमें याद रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि
स्थिर भाव पर कितनी है तो वह है 5.32%। वहीं अगर प्रचलित भाव पर वृद्धि पूछा जाए तो वह है 8.26%। कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो वह हुई थी 7.72%। वहीं अगर कुल राजस्व में गैर कर राजस्व की वृद्धि पूछा जाए तो वह थी 9.55%। अगर हमें कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान पूछा जाए तो वह थी 63.76%। और इसको छोड़कर जो शेष बचे वह गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त होती है उसके रूप में प्राप्त हुई। अब हम अगला देखते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर 2019-20 में स्थिर भाव पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अगर हम कृषि क्षेत्र पर वृद्धि की बात करें तो वह थी 2.8%। वहीं अगर उद्योग क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो वह थी 2.5%। ये सभी अखिल भारतीय स्तर पर है और साथ ही यह स्थिर भाव पर वृद्धि है। अगर हम सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वह थी 6.9%, जो कि सर्वाधिक वृद्धि थी। परीक्षा में इससे 2 प्रश्न बन सकता है। पहला कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई तो वह थी सेवा क्षेत्र में, और कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तो वह 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर हम राज्य के निबल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राज्य का प्रति व्यक्ति आय थी 98,281। विगत वर्ष की तुलना में इसमें 6.33% की वृद्धि हुई। तो इन दोनों आंकड़ों को हमें याद रखना है। निबल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय है 98,281। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय अगर हमें पूछा जाए तो वह है 1,35,050 रुपये। तो इन सभी आंकड़ों को हमें याद रखना है कि राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगला हम देखते हैं कि राज्य आय में स्थिर भाव पर विभिन्न क्षेत्रों की इकाई का योगदान क्या है। अगर प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक आय की बात करें तो खनन और उत्खनन क्षेत्र से राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एक इकाई है जिसके माध्यम से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक आय की बात करें तो वह विनिर्माण क्षेत्र से प्राप्त होती है। जबकि तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक आय पूछा जाए तो वह प्राप्त होती है स्थावर संपदा, आवास गृहों को स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाओं से। परीक्षा में अगर हमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है तो वह होती है खनन और उत्खनन क्षेत्र से। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र में पूछा जाए तो वह विनिर्माण क्षेत्र से, और तृतीय क्षेत्र में पूछा जाए तो वह स्थावर संपदा, आवास गृहों के स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाओं से प्राप्त होती है। वहीं अगर 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन में हुई थी, जबकि द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि निर्माण क्षेत्र में हुई थी। अगर तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो वह हुई थी संचार और प्रसारण सेवाओं से। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि पशुपालन में हुई थी जो कि 16.45% थी। वहीं अगर न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो वह वानिकी से हुई थी जो कि 0.79% थी। परीक्षा में वानिकी से संबंधित यह सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से 2019-20 में वानिकी के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वह हुई थी 0.79%। अगला हम देखते हैं मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वर्तमान समय में जारी राशन कार्डों की संख्या देखें तो वह है 65,183 परिवारों को वर्तमान में राशन कार्ड जारी किया गया है। 2019-20 में धान का समर्थन मूल्य कितना था तो सामान्य धान के लिए समर्थन मूल्य 1,815 रुपये था, जबकि ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1,835 रुपये था। खरीफ वर्ष 2018-19 में अगर हम धान खरीदी की बात करें वह थी 80.38 लाख मीट्रिक टन। वहीं अगर 2019-20 में धान खरीदी की बात करें तो 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हमें पूछा जाए 2019-20 में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई तो वह की गई 83 लाख मीट्रिक टन। वहीं अगर 2020-21 का लक्ष्य पूछा जाए तो वह है 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 12,306 है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा गया छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। यह 2012 में पारित किया गया और यह पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने खाद्य एवं सुरक्षा कानून लागू किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई
जो कि 2 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई। इसके माध्यम से APL परिवार के सदस्यों को भी राशन प्रदान की जाती है। अगर हम योजना अंतर्गत खाद्यान्न पदार्थों की पात्रता और दर की बात करें, इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रदान की जाती है। वहीं अगर प्राथमिक परिवार और सामान्य परिवार की बात करें तो एक सदस्य होने की स्थिति में 10 किलोग्राम चावल, 2 सदस्य होने पर 20 किलोग्राम, 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलोग्राम और अगर 5 से अधिक सदस्य हैं तो प्रति सदस्य 7 किलोग्राम अतिरिक्त चावल दी जाती है। प्राथमिक परिवार को 1 रुपये प्रति किलो की दर से, जबकि सामान्य परिवार को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान की जाती है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से शक्कर प्रदान की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कृषि, खनिज और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।